स्टूडेंट, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है हमारे पास चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके कौन कौन से फंक्शन हैं, और बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता। सबसे पहले हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड किया जाता है, उसके बाद हमारा कंप्यूटर वर्क करना स्टार्ट करता है। बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तो ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा हम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं, कौन सी चीज़ें इसके अंदर से हम कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये तमाम चीज़ें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट मेक द हार्डवेयर ऑपरेट एंड गवर्नर ऑफ अ कंप्यूटर। ये सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे पास, ये इंस्ट्रक्शन के सेट को कहा जाता है। ये हमारे हार्डवेयर के साथ मिलकर हमारे कंप्यूटर को वर्क करने में मदद देता है। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बगैर सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। सॉफ्टवेयर अनटचेबल होता है। जिस तरह से हार्डवेयर होते हैं उनको हम टच कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जाता। एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तमाम चीज़ों से मिलकर बनता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी इतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना हार्डवेयर रखता है। अगर हम हार्डवेयर के पार्ट्स इसके अंदर लगा दिए जाएँ और सॉफ्टवेयर इसके साथ अटैच नहीं किया जाए तो ये हमारे पास वर्क नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करना शुरू करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर used to manage the resources of the computer system and its overall operation. It acts as an interface between the hardware and the user or an application program. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होता है। ये हमारे सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर उसको मैनेज करता है और हमारे कंप्यूटर को काम करने में मदद देता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस करता है, वो काम करता है कि ये दोनों के बीच में एक ऐसा ताल्लुक पैदा कर देता है कि दोनों एक दूसरे के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ही नहीं होगा बगैर सॉफ्टवेयर के। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलकर काम करते हैं जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करना स्टार्ट करता है। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। There are many kinds of computer in uses these days. Accordingly, there are many operating systems. हम आज के दिनों में हमारे पास बहुत से कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो वाले कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर डले हुए होते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। Single user operating system allow only one user to run one program at a time. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे प्रोग्राम को चलाने में मदद देता है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये एक वक्त में सिर्फ एक ही इंसान जिसको इसको ऑपरेट कर रहा है, जो यूज़र इसको ऑपरेट कर रहा है, सिर्फ एक ही प्रोग्राम को ऑपरेट किया जा सकता है। इससे ज़्यादा प्रोग्राम को ऑपरेट नहीं किया जाता सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास A multitasking operating system. A multitasking operating system allow a single user to work on two or more applications at the same time. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? ये यूज़र को एक सहूलत फराहम करता है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को आराम से, जो सॉफ्टवेयर की जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास सिंगल यूज़र था उसमें सिर्फ हम एक ही कर सकते थे, लेकिन हमारे पास जो मल्टी यूज़र है इसमें हम एक वक्त में एक से दो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्कूल्स वगैरह में हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो जब हमारे पास डॉस का प्रैक्टिकल आता है तो हम उसी कंप्यूटर के ऊपर डॉस को भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जब हमारे पास विंडोज़ का प्रैक्टिकल आता है तो हम उसी कंप्यूटर के ऊपर विंडोज़ का काम भी कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक वक्त में ये दो चीज़ों पे हम आराम से काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ टू और मोर यूज़र टू एक्सेस सिंगल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या काम करता है? ये एक से दो यूज़र को एक वक्त में एक कंप्यूटर पे काम करने की
परमिशन देता है कि हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास जो हमने पहले वाला पढ़ा मल्टीटास्किंग में, उसमें क्या था कि एक वक्त में हम 2 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब मल्टी यूज़र में हमारे पास क्या आया कि हम एक कंप्यूटर के ऊपर 2 लोग आसानी से काम कर सकते हैं। हम उसका एक्सेस किसी और को दे सकते हैं और एक्सेस की सिंगल्स के साथ साथ जब वो हम किसी और को दे देंगे तो एक वक्त में 2 लोग उसको आसानी से यूज़ कर सकेंगे। तो ये हमारे पास उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। मल्टी यूज़र हो गई, मल्टीटास्किंग हो गई, सिंगल यूज़र हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। A multi-processing operating system support 2 or more CPUs running program at the same time। ये वाला मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हम एक वक्त में एक से ज़्यादा CPU से आसानी से इसमें काम कर सकते हैं। पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक यूज़र के साथ काम कर रहे थे तो वो सिंगल यूज़र था। फिर हम मल्टीटास्किंग कर रहे थे, मतलब एक ही कंप्यूटर के अंदर हम 2 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे। तो जैसे विंडोज़ डॉस मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। फिर तीसरा क्या था, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हम एक कंप्यूटर पे हम 2 यूज़र काम कर सकते थे, उसको 2 लोग यूज़ कर सकते थे। हम उसका एक्सेस किसी और को दे देते तो 2 लोग इस तरह से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो प्रोसेसिंग आपको पता है CPU को कहा जाता है। हमारा प्रोसेसिंग का पार्ट जो होता है वो CPU होता है। जिस तरह से इंसान के जिस्म के अंदर ब्रेन काम कर रहा होता है, इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो ब्रेन है कंप्यूटर का वो CPU है। CPU तमाम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, इसके अंदर से तमाम इंस्ट्रक्शन हमारी CPU ही देता है। तो इसी वजह से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। तो हम जब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं तो हम एक वक्त में एक से ज़्यादा CPUs के उसके साथ अटैच करके तो उनकी सपोर्ट के साथ सेम टाइम पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म एन नंबर ऑफ फंक्शन टू इनेबल द यूज़र एंड द सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं जो यूज़र के दरमियान और सॉफ्टवेयर के दरमियान हार्डवेयर के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। यूज़र और सॉफ्टवेयर के दरमियान हार्डवेयर की मदद से काम कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो यूज़र इंटरफेस है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का पहला फंक्शन क्या है कि आप कंप्यूटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट हो सकते हैं, कंप्यूटर की किस तरह से आप उसकी मदद कर कंप्यूटर के साथ मिलके आप कोई भी हेल्प अपनी ले सकते हैं। ये हमारे पास यूज़र इंटरफेस है, मतलब कंप्यूटर आप जब आप कंप्यूटर के आगे बैठते हैं तो कंप्यूटर आपकी बहुत तरह से हेल्प करता है। आपको कोई भी चीज़ जैसे नहीं मिल रही है तो आप उसमें से सर्चिंग वगैरह करके उन तमाम चीज़ों को ले सकते हैं। तो ये यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, ये यूज़र के साथ मिलके इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे पास है एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर लोकेटेड अ मेमोरी एरियाज टू द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल दे आर बीइंग प्रोसीड। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ये हमारे पास क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मेमोरी को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी लोकेशन को बताता है और हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आगे प्रोसीड करता है। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, यूज़र के दरमियान ये इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और जब ऑन हो जाएगा तो आपके पास उसकी फंक्शंस वगैरह तमाम लिखे हुए आएंगे तो यूज़र को उसको समझना आसान हो जाएगा। इस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें आप इस तरह से आप मेमोरी को मैनेज करने के लिए भी हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास मेमोरी को लोकेट करता है कि हमारी मेमोरी किस जगह पे है और इसको कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी है, किस जगह से इसको सेव करना है, तो तमाम चीज़ें हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं ये उसका तीसरा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड द ऑर्डर in which the program have to be executed and also when to introduce new program into memory।
ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि हम अपने प्रोग्राम को किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से कौन से टाइम पे हमें कौन सा प्रोग्राम रखना है। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये तमाम चीज़ों को सेट कर सकते हैं कि क्या उसके साथ मिलके हम उसको डिसाइड कर सकते हैं, या उसके अंदर मिलके हम उसको ऑर्डर वगैरह दे सकते हैं कि हमें कितनी मिनट के बाद अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और हमें कितने मिनट के बाद ये प्रोग्राम हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारी तमाम शेड्यूलिंग वगैरह जो होती है कि आपको टाइम सेट करना हो, आपको डे सेट करना हो, तमाम चीज़ें हमारी जो होती हैं वो ऑपरेटिंग के फंक्शंस में आती है। आपने देखा है जब हम न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं, न्यू कंप्यूटर परचेज़ करते हैं, तो सबसे पहले उसमें टाइम, उसमें अपना टाइम के अलावा डे वगैरह सब सेट करना पड़ता है। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है और वो बूटिंग प्रोसेस में जाने के बाद हमारा फंक्शन के लिए तैयार हो जाता है। तो ये हमारे पास शेड्यूलिंग लाजमी करनी होती है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारा है रिसोर्स एलोकेशन। एन ऑपरेटिंग सिस्टम allocated डिफरेंट रिसोर्सेज टू डिफरेंट प्रोग्राम। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये लोकेट करता है डिफरेंट रिसोर्सेज को टू डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर। ये हमें बताता है कि हमारी जो भी प्रोग्राम है वो कौन सी जगह के ऊपर है, कौन से उसको रिसोर्स मिल रहे हैं कि हम इसको इस जगह से उठाकर इस जगह पे रख सकते हैं। तो प्रोग्राम की लोकेशन के लिए और रिसोर्सेज के लिए हम रिसोर्सेज एलोकेशन यूज़ करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेट डिफरेंट रिसोर्सेज। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट कर सकते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज के ज़रिए और डिफरेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए हम इसको आसानी से लोकेट कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर सही चल रहा है या नहीं। तो हम तमाम चीज़ों के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ये हमारे पास है फाइल मैनेजमेंट। पहला हमारे पास फंक्शन जो था उसमें हम यूज़र इंटरफेस था, फिर हमारे पास यूज़र इंटरफेस के बाद जो था हमारे पास यूज़र इंटरफेस के बाद जो हम कर रहे थे वो कि हम बता रहे थे कि हम शेड्यूलिंग किस तरह से करेंगे। फिर हम ये बता रहे थे शेड्यूलिंग के बाद है कि रिसोर्सेज एलोकेशन क्या होनी चाहिए, कि हम अपने बता दें कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस तरह से वर्क करेगा, कौन सी लोकेशन पे इसको रखना है, और तमाम चीज़ें इसमें सेट करनी है। फिर हमारे पास जो आया फंक्शन वो है फाइल मैनेजमेंट। फाइल को मैनेज कर रहे हैं, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फाइल को भी मैनेज करता है। इट प्रोवाइड द यूज़र मीन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा इन अ सुटेबल वे। ये फाइल मैनेजमेंट क्या वर्क कर रहे होते हैं? ये फाइल मैनेजमेंट यूज़र का, जो भी यूज़र उसको इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा होता है उसको ऑर्गेनाइज करने में और एक्सेस करने में, डेटा को एक्सेस करने में मदद देते हैं सुटेबल वे के अंदर, कि वो उसको सीक्वेंस के साथ उसके अंदर सेट करते रहते हैं कि उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो ये तमाम काम हमारे पास कौन कर रहा होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ये उसके फंक्शंस हैं, बगैर उसके फंक्शन परफॉर्म करे हुए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा। जब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाएगा तो उसके अंदर की फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए तमाम चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि आप इसके अंदर पहले टाइम लिखें, फिर डेट लिखें, फिर डे लिखें, फिर उसके बाद हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्क करना परफॉर्म करेगा। तो फाइल मैनेजमेंट में हमारे पास ये क्या करता है, हमारे यूज़र जो भी ये कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है उसकी फ़ाइल को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है और एक सूटेबल वे के अंदर उसके डेटा को अपने पास संभाल के रखता है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं? आपको पता है, आपने डॉस देखा है, विंडोज़ देखा है। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपने यूज़ किए हैं और आप आसानी से स्कूल्स वगैरह में इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले MS DOS, डॉस को MS DOS भी कहा जाता है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलरली नोन एज MS DOS was developed by Microsoft and is a single user operating system. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलरली नोन एज MS DOS। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है, जो हमारे पास इसकी एब्रीविएशन है वो हमारे पास डॉस की एब्रीविएशन है हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको MS DOS भी कहा जाता है। ये डेवलप कब हुई है? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप करा। और ये सिंगल टास्किंग, जो हमारे पास सिंगल टास्किंग या सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक वक्त में इसको एक ही बंदा यूज़ कर सकता है, एक वक्त में इसको एक से ज़्यादा बंदे यूज़ नहीं कर सकते।
और एक वक्त में ये एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और इसको एक ही यूज़र एक ही यूज़र इसके ऊपर काम कर सकता है। एक से दो यूज़र इसके अंदर काम नहीं कर सकते और एक ना इसके अंदर जैसे आपने स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहा होता, सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा ये एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, ये एक वक्त में सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर डाला गया वो हमारे पास MS DOS था। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो हमारे पास अब आ गया है विंडोज़। दिस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट सपोर्ट client server network and was developed by Microsoft Corporation. It was first released in July 1993. ये विंडोज़ भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारे पास नेट के सर्वर्स फराम करता है। ये डेवलप कब हुआ? ये डेवलप करा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने और ये फर्स्ट रिलीज़ इसकी कब हुई? इसको रिलीज़ किया गया 1993 के अंदर। ये विंडोज़ हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हमारे पास ये इंफॉर्मेशन का जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप के जो भी वर्क करना होता है हम कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे पास इंटरनेट की सहूलत भी हमें फराहम होती है कि आप इंटरनेट के ऊपर वर्क कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें हम विंडोज़ के ऊपर कर सकते हैं। विंडोज़ में हमारे पास बहुत सी टाइप्स है। विंडोज़ 95 है। विंडोज़ हमारे पास डिफरेंट टाइप की विंडोज़ हैं। सबसे पहले जो हमारे पास विंडो XP आई थी तो उसमें भी हमारे पास विंडो XP में भी इसके डिफरेंट फंक्शंस मौजूद थे। अब जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ विंडोज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि विंडोज़ होते क्या है। तो विंडोज़ 3.x भी एक थी, फिर विंडोज़ 95 थी। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस थी, मतलब इसके अंदर हम ग्राफ्स वगैरह के लिए कलरफुल इंटरफेस थी। ये कलर के दरमियान मिलके काम कर रही होती थी। फिर विंडोज़ 98 आई हमारे पास। ये भी डेवलप कब की गई? इसको अपग्रेड किया गया, 95 को अपग्रेड किया गया विंडोज़ 98 के अंदर। फिर इसको जब विंडोज़ 98 ने जब वर्क करना हमारे पास है, इसके बाद आपको पता है कि एक के बाद एक हमारे पास चीज़ आती है जो मेमोरी को बढ़ाती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने में मदद देती है। तो उसके बाद हमारे पास विंडो XP आई। ये भी इंटीग्रेटेड वर्जन था। ये इसकी भी बहुत से फीचर्स मौजूद थे विंडोज़ 98 के अंदर भी। तो विंडो XP के इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क्स फराहम कर रहा था ये हमें। फिर विंडोज़ 7 हमारे पास मौजूद थी। तो ये तमाम हमारे पास विंडोज़ के अलग अलग हमारे पास टाइप्स हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आजकल यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बगैर हमारा कंप्यूटर में वर्क करना मुश्किल है। विंडोज़ के बगैर अगर दूसरे सॉफ्टवेयर तो हम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम आसानी से जान सकते हैं और इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है यूनिक्स हमारे पास है। ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ केपेबल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये मल्टी यूज़र से इसकी क्या मीनिंग जाते हैं और मल्टीटास्किंग से मतलब एक वक्त में इसमें एक से दो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टी यूज़र है और मल्टीटास्किंग है, एक से दो फंक्शन ये एक वक्त में परफॉर्म कर सकता है। ये डेवलप हुआ बेल लेबॉर्ट्री के अंदर और इसके अंदर बहुत ही लार्ज वॉल्यूम मौजूद है जो इसमें हमारा डेटा को, ये हमारे लार्ज वॉल्यूम जो मौजूद है ये हमारे डेटा को सेव कर सकता है। बहुत ही बड़ी बड़ी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, उसको तमाम चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सकता है और उसको सेव कर सकता है। और ये कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। ये कमांड लाइन इंटरफेस है, मतलब ये कमांड देता है। जिस तरह से हमारे पास डॉस होता है ना, तो इसी तरह से हमारे पास यूनिक्स भी है। फिर हमारे पास लिनक्स आ गया। ये लिनक्स की हमारे पास जो है वो लोगो है लिनक्स का। तो लिनक्स हमारे पास ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सिमिलर टू यूनिक्स है, यूनिक्स की तरह ही होता है। ये भी GUI फीचर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। आप आसानी से इसको डाउनलोड करके और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत हद तक यूनिक्स की तरह ही है। इसके अंदर भी मल्टी यूज़र टास्किंग है, मल्टी यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं और मल्टी टास्किंग मौजूद है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ये भी बेल लेबॉर्ट्री में ही हमारे पास डेवलप किया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन यहाँ ख़त्म हो गई। तो उम्मीद है बेटा आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।